करके देखें। नीचे दी गई समांतर श्रेणियों के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ समांतर श्रेणी दी हुई है, इसके अगले 3 पद हमें निकालने हैं। पहला समांतर श्रेणी दिया हुआ है 5, 11, 17, 23। इसमें देखते हैं कि डी का मान क्या है। पहला ए के मान तो मिल गया 5 है। डी का मान क्या है जानने के लिए दूसरा पद मतलब 11 ऋण पहला पद मतलब कि 5, 11 में 5 घटाएंगे क्या मिलेगा 6। ये 6 क्या है हमारा डी मतलब कि सर्वांतर सार्व अंतर। तो अगर डी पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद का पद निकाल सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे 4 पद दिए हुए हैं, 5वां पद निकालना है तो A5 इज इक्वल टू है, कैसे क्या होता है A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी, मतलब चौथा पद में डी को जोड़ देते हैं। चौथा पद क्या है 23 में डी को मतलब 6 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 23 प्लस 6 29। इसके आगे वाला पद क्या होगा 29। उसी प्रकार से A6 मिल जाएगा। A6 का मान क्या होगा A5 मतलब 5वां पद में फिर डी को जोड़ देंगे 29 प्लस 6 इज इक्वल टू 35। इसके बाद वाला पद क्या हो जाएगा 35। ऐसी हमें क्या करना है, इस समांतर श्रेणियों का मान आगे का पद निकालना है। आगे के 3 पद निकालने हैं। कैसे, पहले पिछले पद में डी को जोड़ते जाना है। सब में पहले डी निकाल लेंगे। देखते हैं दूसरा श्रेणी में -11 -8 -5 -2 है तो क्या करेंगे दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे। -8 -11 -8 प्लस 11 इज इक्वल टू 3 प्लस 3। ये जो प्लस 3 है वही क्या है इस वाला समांतर श्रेणी का सर्वांतर है, डी का मान है। क्या करेंगे चौथे पद से फिर से इसमें डी को मिला देंगे तो 5वां पद मिल जाएगा। वैसे ही इन समांतर श्रेणियों का आगे का पद मिलेगा। समांतर श्रेणी को व्यापक रूप में व्यक्त करना कैसे करेंगे। हमने यहाँ कई समांतर श्रेणियाँ देखी। प्रत्येक में प्रथम पद और एक सर्वांतर है, सार्व अंतर है। यदि हम समांतर श्रेणी के पहले पद या प्रथम पद को ए और सार्व अंतर को डी से व्यक्त करें तो हम आगे के सभी पद ए और डी के आधार पर बता सकते हैं। यदि हम समांतर श्रेणी के पहले पद मतलब कि प्रथम पद ए को ए और सार्व अंतर डी से व्यक्त करें तो हम आगे के सभी पद ए और डी के आधार पर बता सकते हैं। समांतर श्रेणी का दूसरा पद पहले पद में सार्व अंतर डी को जोड़ने पर मिलेगा, यानी दूसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस डी। इसी तरह से दूसरे पद ए प्लस डी में डी को जोड़ने पर तीसरा पद ए प्लस डी प्राप्त होगा। आप समांतर श्रेणी को इस तरह से लिख सकते हैं, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस डी होगा, चौथा पद ए प्लस डी ऐसा होगा। देखो समांतर श्रेणी क्या होगा, ए पहला पद, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस डी, चौथा पद ए प्लस डी 3 ठो डी। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस डी, इसमें 2d है तो ए प्लस 2d, उसके बाद ए प्लस 3d। इस तरह से लिखा जा सकता है, समांतर श्रेणी बन जाएगी हमारी। जब हमें ए और डी का मान पता होगा तो समांतर श्रेणी कुछ इस तरह से होगी। इसे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं। ये वाला जो रूप है उसे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं। पदों की संख्या परिमित होने पर इसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं और पदों की संख्या अपरिमित होने पर यह अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। आप देख सकते हैं कि उदाहरण 1 में दी गई समांतर श्रेणी 7, 11, 15, 19 में पदों की संख्या अपरिमित है। मतलब कि हमें पता नहीं है कि टोटल पद कितने हैं, इसलिए ये अपरिमित या फिर
अज्ञात भी बोल सकते हैं, पदों की संख्या को अपरिमित या फिर अज्ञात भी बोला जा सकता है। ज्ञात हमें नहीं है, इसीलिए यह अपरिमित समांतर श्रेणी है। अपरिमित समांतर श्रेणी है। अगर हमें पदों की संख्या मतलब मान के चलो इस श्रेणी का अंतिम पद हमें पता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे 27 है, इस श्रेणी में आगे लास्ट पद क्या हो जाएगा, हमें पढ़ते पढ़ते मान के चलो 27 मिला, तो हमें पता है कि ये इसका अंतिम पद कौन सा है, 27 है, तो ये हो समांतर श्रेणी को क्या आप कहेंगे, परिमित समांतर श्रेणी। मतलब जिसमें पता है, ये नहीं पता, अज्ञात है, ये ज्ञात है। ज्ञात संख्या को परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। अगर अज्ञात है मान, उसका अंतिम पद हमें नहीं पता आगे में क्या होने वाला है, तो वो समांतर श्रेणी अपरिमित समांतर श्रेणी होगी। करके देखिए, एक परिमित समांतर श्रेणी बनाइए, अपरिमित समांतर श्रेणी बनाइए जिसका प्रथम पद ए और सर्वांतर 3 है। अपरिमित जिसका अंतिम पद हमें नहीं पता है, तो समांतर श्रेणी बनाना है। प्रथम पद ए मतलब कि 5 है और सर्वांतर मतलब डी मतलब कि 3 है, तो श्रेणी बनाना है। तो श्रेणी किस प्रकार बनेगा, प्रथम पद तो 5 है तो 5, अब ए प्लस डी होता है दूसरा पद, तो 5 में 3 जोड़ देंगे 8, फिर तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 2d है ना, तो a प्लस 2d मतलब कि 5 प्लस 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 और 6 5 11, उसके बाद फिर a इंटू 3d मतलब कि 5 इंटू 3 तिया 9, 9 कम 9 98 27 9 चौक 34 9 5 45, एक मिनट, 3d a प्लस 3d 8 3, a का मान है 5 प्लस 3 इंटू डी का मान है 3, 3 तिया 9, 9 में 5 जोड़ना है, गुणा नहीं करना है। 9 10 11 12 13 14, कितना आ गया नेक्स्ट पद 14। इसी प्रकार से ये एक समांतर श्रेणी हो गई, कौन सी, अपरिमित समांतर श्रेणी बन गई। दूसरा दिया हुआ है 5 पदों वाली परिमित समांतर श्रेणी बनाइए। अच्छा, 5 पदों वाली बोल दिया ना, मतलब वो बोल दिया कि 5 पद ही होंगे उस समांतर श्रेणी में, 5 पद ही होंगे, उससे अधिक नहीं होंगे, नहीं उससे कम भी नहीं होंगे। तो मतलब लिमिट को वो एक बार क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, मतलब पूरी तरह से बता दिया कि इतना ही है उस पद में समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी किस प्रकार से होगी, परिमित समांतर श्रेणी, क्योंकि हमें अंतिम पद पता है, अंतिम पद क्या है 5 है ना, तो 5 पदों वाली परिमित समांतर श्रेणी बनाइए। कोई भी समांतर श्रेणी हो सकती है। अच्छा, इसी से बना लेंगे, प्रथम पद 5 और सर्वांतर डी लेकर। दो परिमित समांतर श्रेणी बनाइए 5 पदों वाली, दो परिमित 5 पदों वाली। यहाँ पे देखो a और d का मान नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d। इस प्रकार से समांतर श्रेणी 5 पदों तक मिल गई। यहाँ पे पहला पद a, दूसरा पद a प्लस 2d, तीसरा पद a प्लस 3d, चौथा पद और ये 5वां पद, 5 पदों वाली परिमित समांतर श्रेणी हमारी बन गई। 2 परिमित समांतर श्रेणियाँ बनानी है। इसी प्रकार से एक और समांतर श्रेणी हमें बनानी है। चलो, उसके बाद दिया हुआ है तीसरा, 10 पदों वाली किसी परिमित समांतर श्रेणी में की सबसे बड़ी सदस्य कौन सी होगी यदि a = 11 और d = 6 है। तो सबसे पहले तो 10 पदों वाली समांतर श्रेणी बना लेते हैं, तो परिमित होगा क्योंकि 10 पद है उसमें, तो और श्रेणी सबसे बड़ी सदस्य संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी सदस्य संख्या कौन होगी, ये निकाल लेंगे। चलो, a का मान पता है 11 और d का मान पता है 6, तो हमें निकालना है a10, 10 पद है ना, 10वां पद का सूत्र क्या होता है, a9 प्लस d होता है a10 = a9, 9वां पद जो होगा उसके साथ d को जोड़ना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबका मान निकालना पड़ेगा। a का मान 11, d का मान 6, तो 11 से हमारा समांतर श्रेणी बनेगा 11
ए प्लस 2D, 11 में 6 दूनी 12 जोड़ने पर जो मिलेगा 23। ऐसे करके 10वां पद तक जाएगा। दसवां पद का सूत्र क्या होता है? A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। A10 इज इक्वल टू A का मान है 11 प्लस 9 इंटू D का मान है 6। A10 इज इक्वल टू 9 11 धन 9 कम 18 27 9 36 45 9 छिक्का 54। A10 इज इक्वल टू 54 में 11 जोड़ देंगे 5 6 65, तो A10 का मान मिल गया 65 और यही सबसे लास्ट पद है, इसलिए यही सबसे बड़ा मान होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी 65। चलो नोट, सर्वांतर का हमेशा प्राकृत संख्या होना आवश्यक नहीं है। सर्वांतर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक, आगे उदाहरण 2। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 10, सर्वांतर d बराबर ऋण 3 हो तो समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए। निकाल सकते हैं। प्रथम पद दिया हुआ है a इज इक्वल टू 10, सर्वांतर दिया हुआ d इज इक्वल टू -3, तो प्रथम पद तो मिल गया, एक पद मिल गया। द्वितीय पद का सूत्र क्या होता है? a2 इज इक्वल टू a प्लस d होता है सूत्र। द्वितीय पद का सूत्र होता है a प्लस d होता है। तो A2 मिल गया हमारा, A का मान है 10 प्लस D का मान है क्या है? -3। A2 इज इक्वल टू D 10 प्लस -3, A2 इज इक्वल टू 10 -3, A2 इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 7 आया A2 का मान, मतलब द्वितीय पद का मान। अब तृतीय पद का सूत्र क्या होता है? A3 A2 है ना। A3 का सूत्र होता है A प्लस 2D, तो A3 इज इक्वल टू A का मान है 10 और 2 इंटू D का मान है -3 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 दूनी 6, तो 10 में 6 गया तो 4। A3 का मान क्या आ गया? 4 आया। A3 का मान आ गया 4। अतः श्रेणी के प्रथम 3 पद क्या होंगे? 10 7 एंड 4। समांतर श्रेणी के पहले पद या प्रथम पद को A से, द्वितीय पद को A2 से, तृतीय पद को A3 से, nवें पद को AN से तथा सर्वांतर को, कॉमन डिफरेंस को D से व्यक्त करें तो समांतर श्रेणी का को A1 A2 A3 AN से व्यक्त कर सकते हैं। इस स्थिति में सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, या फिर A3 माइनस A2 बराबर AN माइनस AN-1। AN का पहला वाला पद क्या होगा? N-1 होगा, है ना। उसी प्रकार से सब बराबर होना चाहिए, D का मान, तभी वो समांतर श्रेणी है। उदाहरण 3। संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से कौन सी समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी के अगले 2 पद लिखिए। संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से कौन सी समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी के अगले 2 पद लिखिए। अच्छा, पहले पता करना है कि कौन सी समांतर श्रेणी में है। वो पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? D देखना पड़ेगा। D क्या समान आना चाहिए सभी में, सभी पद का D क्या होना चाहिए? समान आना चाहिए, तब वो समांतर श्रेणी में है। और अगर समांतर श्रेणी में है तो अगले 2 पद भी लिखना है। देखते हैं, इसमें देखते हैं ये वाले में A2 माइनस A1 करने पे 27 माइनस 9 कितना आया? 18 आया। A3 माइनस A2 81 माइनस 27, 81 माइनस 27 कितना आया? 54। तो ये चूँकि इसके क्या है? D का मान बराबर नहीं है, चूँकि A3 माइनस A2 बराबर नहीं है,
A2 माइनस A1 के, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है क्या? नहीं, क्योंकि एक में 54 आया है, एक में 54 आया है और एक में 18 आया है, जो एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसीलिए दी गई संख्याओं की श्रृंखला एक समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला। इसके बाद इसमें देखते हैं A4 प्लस रूट ओवर 3, 4 प्लस रूट ओवर 3 माइनस 4, A2 माइनस A1 करने पे क्या मिला? +4 -4 कट गया, बराबर बचा क्या? रूट ओवर 3। इसके बाद तीसरा पद से दूसरा पद को घटाएंगे, A3 माइनस A1 इज इक्वल टू, तीसरा पद क्या है? 4 प्लस 2 रूट ओवर 3, 4 प्लस 2 रूट ओवर 3 माइनस 4 प्लस रूट ओवर 3, 4 प्लस 2 रूट ओवर 3 माइनस 4 माइनस रूट ओवर 3, प्लस माइनस कैंसिल, 2 रूट ओवर 3 से रूट ओवर 3 काटेगा तो बचा क्या? रूट ओवर 3 मिला। तो अतः A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 बराबर है A2 माइनस A1 के, A2 माइनस A1 के बराबर है। तो क्या है? ये समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में है तो इसके अगले दो पद निकालने हैं हमें, अगले दो पद निकालने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया हुआ है, पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद का सूत्र क्या होता है? A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, A5 इज इक्वल टू A का मान है 4 प्लस 4 इंटू D का मान है रूट ओवर 3, 4 प्लस 4 रूट ओवर 3, A5 का मान आ गया। A6 का मान 4 प्लस 5 रूट ओवर 3, A7 का मान 4 प्लस A प्लस 6D। ऐसे ही अगले पद इसके मिलेंगे, क्या क्या होंगे? A5, A6 और A7। 4 प्लस 4 रूट ओवर 3, 4 प्लस 5 रूट ओवर 3 और 4 प्लस 6 रूट ओवर 3। चूँकि प्रत्येक बार AK प्लस 1 माइनस AK, जहाँ AK इज इक्वल टू 1, 2, 3 ऐसे करके कोई भी मान हो सकता है, समान ही है। इसीलिए दी गई संख्याओं की श्रृंखला एक समांतर श्रेणी है जिसका सार अंतर D इज इक्वल टू रूट ओवर 3 है। इस श्रेणी को के अगले दो पद क्या क्या होंगे? 4 रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 रूट ओवर 3, 4 प्लस 4 रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 रूट ओवर 3 होंगे। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है, तीसरा समांतर श्रेणी का क्या दिया हुआ था प्रश्न में? 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। इसमें देखते हैं A का मान क्या है? 1, D का मान क्या है? -1 माइनस 1 इज इक्वल टू -2। A का मान मिल गया, D का मान मिल गया, है ना। D का मान देखते हैं बराबर है कि नहीं, सबसे पहले समांतर श्रेणी में है कि नहीं देखना है। तो -1 माइनस 1 इज इक्वल टू -2, ये हो गया A2 माइनस A1 का। अब A3 माइनस A2 बराबर क्या है? A3 है -3 माइनस -1, -3 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू -2। इसमें भी -2 आ रहा है, इसमें भी -2 आ रहा है, मतलब ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है।
चूँकि प्रत्येक बार ए के प्लस 1 माइनस ए के जहाँ ए के इज इक्वल टू 1 2 3 है, समान ही है, इसलिए दी गई संख्याओं की श्रृंखला एक समांतर श्रेणी में है जिसका समांतर डी इज इक्वल टू 2 है। इस समांतर श्रेणी के अगले दो पद क्या क्या होंगे? ए प्लस डी, ए 4 तक दिया था, ए 5 इज इक्वल टू ए प्लस 4d होता है, तो ए 5 इज इक्वल टू ए का मान है 1 प्लस 4 इंटू डी का मान है -2, ए 5 इज इक्वल टू ए माइनस 4 दूनी 8, ए 5 इज इक्वल टू -7। इसी प्रकार से ए 6 इज इक्वल टू ए प्लस 5d होता है, तो ए का मान है 1 प्लस 5 इंटू डी का मान है -2, ए 6 इज इक्वल टू ए माइनस 5 दूनी 10, ए 6 इज इक्वल टू -9, -7 -9 आया है। अब देखते हैं चौथा। श्रेणी था 0.2 0.22 0.222 0.22222, A4 तक दिया है वैल्यू, है ना। हमें क्या निकालना है? सर्वांतर निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? A2 माइनस A1, A2 का मान है 0.22 माइनस 0.2 करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.02। उसके बाद A3 माइनस A2 करने पे 0.222 माइनस 0.22 क्या मिलेगा? डी का मान क्या मिलेगा? 0.002। चूँकि A3 और A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A2 माइनस A1 के, इसलिए दी गई समांतर श्रेणी की श्रृंखला एक समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, दी गई संख्याओं की जो श्रृंखला है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकाला जाता है और होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।